बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारी जो वीडियो है इसका मौजू है कि जब आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं तो क्या स्टाम्प पेपर के ऊपर जो प्रॉपर्टी मौजूद है क्या उसको ख़रीद लेना चाहिए या उसकी रजिस्ट्री होना ज़रूरी है। ये बड़ा एक बर्निंग इशू है इस वक्त। लोगों के अंदर अदालतों के अंदर बहुत सारे केसेस आते हैं जिसके अंदर एक फरीक ने दूसरे से प्रॉपर्टी ख़रीद ली और प्रॉपर्टी जो थी वो स्टाम्प पेपर के ऊपर थी। उससे पिछले शख्स के पास भी एक स्टाम्प पेपर था, उससे पहले के पास भी स्टाम्प पेपर था। यानी रजिस्ट्री जो है वो किसी चौथे पाँचवें नंबर पे ऊपर जाके पीछे किसी की थी। उसके बाद जितने लोगों ने उसको ख़रीदा जस्ट स्टाम्प पेपर के ऊपर ख़रीदा और हर नया ख़रीदार जो है उसको स्टाम्प पेपर को ही एक्सेप्ट करता रहा, उसको ख़रीदता रहा, लेकिन उसको रजिस्ट्री या रजिस्ट्रार ऑफिस में उसको रजिस्टर्ड ना करवा सका या ना करवाया। इस हवाले से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि जी हम क्या करें, हम तो स्टाम्प पेपर के ऊपर ज़मीन ख़रीद बैठे हैं, अब मसाइल खड़े हो रहे हैं, लिटिगेशन चल रही है, दूसरी पार्टी जो है वो तावन नहीं कर रही, अब रजिस्ट्री करवाने में मसला बना हुआ है। देखें कोशिश तो आपकी ये होनी चाहिए कि आप जब भी कोई प्रॉपर्टी, कोई प्लॉट, कोई दुकान, कोई घर ख़रीदते हैं तो कोशिश करें कि उसका जो उसकी रजिस्ट्री है आप वो हासिल करें, उसकी जो फ़र्द है वो आप हासिल करें और जिसके नाम वो रजिस्ट्री है उस शख्स के साथ आपकी मुलाकात हो जाए तो ये सबसे बेस्ट है। अगरचे जिससे आप ख़रीद रहे हैं उसके पास एक स्टाम्प पेपर है और उसका जो असल मालिक है जिसके नाम पे रजिस्ट्री है वो कोई दूसरा शख्स था, उसने किसी को बेच दी, लेकिन जिसको बेची है उसने अभी तक उसको रजिस्टर या रजिस्ट्री नहीं करवाई है। तो आप कोशिश करें कि असल मालिक तक आप पहुंच सकें, उससे आपकी सिटिंग हो, उससे बातचीत हो, वो आपको बताए कि हाँ जी मैंने ये जो ज़मीन है फलां शख्स को बेची है स्टाम्प के ऊपर। जब आपके पास वो चेन डॉक्यूमेंट कंप्लीट होंगे, मिसाल के तौर पे आपने एक प्रॉपर्टी स्टाम्प पेपर के ऊपर किसी ए शख्स से ख़रीदी है, ए ने आगे बी से ख़रीदी थी, बी ने भी स्टाम्प पेपर के ऊपर बेची थी, बी ने आगे सी से ख़रीदी थी, सी ने भी स्टाम्प पेपर के ऊपर ख़रीदी और स्टाम्प के ऊपर बेच दी, सी ने आगे डी से ख़रीदी थी और वो जो डी था उसके पास रजिस्ट्री थी, उसने जिससे ख़रीदी थी उसने उसको अपने नाम रजिस्ट्री करवा ली थी। यानी रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर डी के नाम पे रिकॉर्ड मौजूद था। अब आपकी डील हो रही है ए के साथ, जबकि रजिस्ट्रार ऑफिस में जो रिकॉर्ड है सारा वो है डी के नाम पे। तो आपके पास वो जो चेन डॉक्यूमेंट है कि डी ने सी को बेची, सी ने बी को बेची, बी ने फिर ए को बेची और ए से आप ख़रीद रहे हैं, तो वो सब के जो डॉक्यूमेंट हैं चाहे वो रजिस्ट्री की शक्ल में है चाहे वो स्टाम्प पेपर की शक्ल में है वो आपके पास होने चाहिए। अब वो भी आपके पास होने चाहिए और उनकी कंसेंट भी शामिल होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हाँ जी उसने इसको बेची थी, उसने आगे बेची और वहाँ से फिर आपने ख़रीदी। ये चेन डॉक्यूमेंट और उनकी कंसेंट अगर आपके पास है तो फिर तो आप इसको ख़रीद सकते हैं, कोई ख़तरे वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपने ए से स्टाम्प पेपर पर ख़रीद ली है और बी भी कह रहा है हाँ जी मैंने इसको बेची थी, लेकिन वो जो सी है वो स्किप है इसमें से, सी का ना तो स्टाम्प पेपर मौजूद है और ना सी खुद मंजर आम पर मौजूद है ये बताने के लिए कि मैंने ये बी को सेल आउट की थी। वहाँ फिर मसाइल खड़े होते हैं। फिर आप अदालत के अंदर जाते हैं, वहाँ आप सिविल सूट फाइल करते हैं इस टाइटल डीड के लिए, इसको रजिस्टर करवाने के लिए। लेकिन फिर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, ख़ास तौर पर जब वो जो एक चेन टूट जाती है, दरमियान में से कोई एक मालिक जो है वो स्किप हो जाता है, वो स्टाम्प पेपर आपके पास नहीं होता या वो आपसे तावन नहीं करता, तो वहाँ फिर आपके लिए मसाइल खड़े होते हैं। दूसरी चीज़ इसमें जो अहम है वो है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर जमाबंदी जो है वो हर 4 साल के बाद होती है।
यानी जितनी भी सेल परचेज प्रॉपर्टीज़ की होती हैं इन 4 साल के अंदर बहुत सारे मालिक जो हैं वो बेच देते हैं, नए मालिक आ जाते हैं। इस वजह से फिर वो रिकॉर्ड में चेंजेस की जाती हैं, जमाबंदी की जाती है कि पहले इसके मालिक फ़लाँ थे, अब फ़लाँ इसके मालिक हैं। जब स्टाम्प पेपर के ऊपर आप सारी सेल परचेज करते हैं तो ये जमाबंदी के अंदर चूँकि वो रिकॉर्ड में जो ओनरशिप है वो चेंज नहीं होती, वो मालिक वो जो पहले है 20 साल पहले वाला वो ही चलता आ रहा है। उनको तो नहीं पता कि उसके बाद 4 या 5 लोग चेंज हो चुके हैं, प्रॉपर्टी कई हाथों में बिक चुकी है, उनके पास वो जो रिकॉर्ड है वो पहले वाला होता है। तो ऐसी सूरत में फिर मसाइल खड़े होते हैं। तो बेहतर यही होता है कि जैसे ही आप स्टाम्प पेपर के ऊपर कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो आप फौरी तौर पर उसको रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके उसको रजिस्टर्ड करवाएं और कोशिश करें कि अपने नाम उसको ट्रांसफ़र करवा लें। पटवार खाने में आपके नाम के ऊपर रिकॉर्ड होना चाहिए, फ़र्द आपके नाम पे होनी चाहिए, रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री आपके नाम के ऊपर होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं इसका होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर कभी स्टाम्प पेपर आपके पास हो और आप चाहते हैं कि अब आप उसकी रजिस्ट्री करवाएं और कोई आपसे ताबन नहीं कर रहा, तो फिर उसके लिए क्या सूरत हाल है, ये एक अहम सवाल है। उसके लिए फिर आप सिविल कोर्ट के अंदर आप को जो मालिक है असल, उसके ख़िलाफ़ आपको एक दावा दायर करना होता है। असल मालिक जैसे हमने बात की कि वो डी था, आप उस डी के ख़िलाफ़ दावा दायर करेंगे और अदालत में साबित करेंगे आपने जो प्रॉपर्टी ख़रीदी है आप उसके मालिक हैं, ये स्टाम्प पेपर है, उसने फ़लाँ से ख़रीदी, उसने फ़लाँ से ख़रीदी, और ये जो डी है जो जिसके नाम पे रजिस्ट्री है वो इसको ट्रांसफ़र करने के लिए अब तावन आपके साथ नहीं कर रहा है। तो अदालत जो है ऑब्वियसली वो नोटिस करेगी, उनको बुलाएगी, उनसे उनकी एविडेंस लेगी, उनकी कंसेंट लेगी और आप वहाँ पे फिर ये साबित करेंगे कि मैंने ये ख़रीदी है, मैं इस वक्त इसका जो ऑनर इन पोजेशन हूँ, मालिक हूँ, लेकिन मैं रजिस्ट्री करवाना चाहता हूँ तो मेरे साथ ये लोग तावन नहीं कर रहे। अदालत जो है वो आपकी इस आर्गूमेंट से, आपके डॉक्यूमेंट से जब अगर वो मुनासिब समझेगी तो वो आपके हक़ में केस को डिग्री करेगी और इस तरह से रजिस्ट्रार ऑफिस है वो आपके नाम पे उस प्रॉपर्टी को रजिस्टर कर देगा, रजिस्ट्री आपके नाम हो जाएगी। लेकिन आपके पास जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि वो जो चेन डॉक्यूमेंट है, सब मालिकान के वो जो स्टैम्प पेपर है वो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर दरमियान में से कोई मालिक स्किप हो जाए तो फिर उसको साबित करने में काफ़ी आपको मुश्किल पेश आती है, उस पर टाइम लगता है। लेकिन चूँकि मेरिट पे आपका केस है, आपके पास एविडेंसेस हैं, कोशिश करें कि वो जो मार्जिनल विटनेस हैं वो ऐसे लोग हों जो कोर्ट ऑफ लॉ में जाके अपनी शहादत भी दे सकें आपके हक़ में। इस तरह से अदालत जो है वो आपके केस को सॉलिड जानते हुए आपके हक़ में डिग्री करेगी। जब डिग्री आपके हक़ में हो जाएगी तो फिर आप उसकी एग्जीक्यूशन या उसका इजरा दायर करेंगे। इस तरह से जो वो प्रॉपर्टी है वो आपके नाम पे रजिस्टर्ड तो हो जाएगी, लेकिन आपको काफ़ी इसमें एफ़र्ट्स करना पड़ती है, टाइम लगाना पड़ता है, वकील साहिबान की फ़ीसें भी देना पड़ती हैं। तो ये सारी जो एक्सरसाइज है उससे बचने का सिंपल तरीका यही है कि कोशिश करें कि जो प्रॉपर्टी आप ख़रीद रहे हैं उसकी रजिस्ट्री आपके सामने हो और उसकी फ़र्ज जो है रिकॉर्ड के अंदर मौजूद हो और उस फ़र्द के ऊपर किसी किस्म का कोई स्टे वगैरह वहाँ पे ना हो, कोई प्लेस कोई चीज़ें ना की, कोई मॉर्टगेज ना की गई हो प्रॉपर्टी, तो ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन प्रॉपर्टी हो, इसकी तसल्ली करने के बाद आप उसको ख़रीदें तो फिर आपके लिए कोई मसला नहीं होता। लेकिन अगर बामरे मजबूरी कोई प्रॉपर्टी अच्छी है और जिसे आप ख़रीद रहे हैं उसके पास सिर्फ स्टाम्प पेपर है, तो उसकी इस सूरत में फिर आप ये तसल्ली कर लें कि वो जो स्टाम्प पेपर की चेन है वो कंप्लीट होनी चाहिए आपके पास। आप उसके ज़रिए से जो असल मालिक है जिसके नाम पे रजिस्ट्री है उस तक आप पहुंच सकते हो और कोर्ट ऑफ लॉ में जब आपको जाना पड़े तो वहाँ को जो चेन डॉक्यूमेंट है उसके ज़रिए से आप साबित कर सकें कि आपने ये प्रॉपर्टी जायज़ तरीके से ख़रीदी है फ़लाँ शख्स से। इस तरह से अदालत को मेरिट पे आपके हक़ में डिग्री करेगी और इस तरह से आप अपने उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाने में कामयाब हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। अच्छी लगे तो आगे दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।